गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 39 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। वैसे तो आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी मेथड लगा लो, सही। हम इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। वैसे नॉर्मली ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स दी होती है, न्यूमेरिकल ना दे रखी हो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इजीली हो जाती है। क्लियर है? मगर हम ज्यादातर की क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से ही प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से पहले एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने x को कंसीडर कर लिया, तो अब मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट है उनको क्या करूंगा, सेम करूंगा। तो ऊपर x का कोफिशिएंट m है, नीचे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैं ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे किससे कर दूंगा, m से। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, mx माइनस ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और अब मैं इसे m से करता हूँ, तो ये आएगा mx प्लस my इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इन सब के साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। अगर मान लो ये माइनस का होता तो मैं ये प्लस लिखता, सही है। साइन चेंज करने का मतलब है, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव ले लेंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले लेंगे, ये पॉजिटिव है ना तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। अब ये सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया माइनस एन वाई, अब ये माइनस का एम वाई माना जाएगा। और यहाँ देखिए एम स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, तो कितना आएगा, माइनस एम स्क्वायर आएगा ना भाई। ऊपर तो प्लस का एम स्क्वायर है, नीचे माइनस का 2m स्क्वायर है, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1m स्क्वायर ही तो आएगा और यहाँ पर प्लस का n स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब आप क्या करिए, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, माइनस ले लीजिए साथ में कॉमन, तो अंदर बचेगा m प्लस n। क्लियर है? और यहाँ पर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया, नेगेटिव वाला बाद में। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा, क्या आएगा, ये नीचे चला जाएगा, माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m प्लस n। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस वाई की वैल्यू आई है n माइनस m, तो y की वैल्यू क्या आएगी, हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा m माइनस n। क्लियर बच्चों? चलो, अब हमने ये y तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू उठाकर रख देंगे। तो नॉर्मली हम 1 पे रखते हैं, मगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन में रख रहा हूँ। क्यों? उससे थोड़ा इजी पड़ेगी कैलकुलेशन। पुट y इज इक्वल टू m माइनस n इन इक्वेशन 2, वी गेट, तो ये x एज इट इज, y की जगह क्या आ जाएगा, m माइनस n, और ये दे रखा है आपको 2m, तो x कितना आएगा, ये इधर चला जाएगा, 2m माइनस m कितना हो गया, प्लस का m। ये माइनस का n है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का n आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों, x की वैल्यू आ गई m प्लस n और y की वैल्यू आ गई m माइनस n। ये कौन सा मेथड है, ये एलिमिनेशन मेथड है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41।
देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में मैंने कहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे मैंने कहा आपको दो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं दो वेरिएबल्स में, और हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है ए और बी की। किस तरह से? ताकि ये जो आपको गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। सही है। अच्छा देखो लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ना डिफरेंस है। वहां पर हमें क्या करना था, ऐसी दो इक्वेशंस को सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। किस तरह से निकालनी है? ताकि इन दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाए। क्लियर है? सॉल्व करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर हमें क्या कहा है इन्होंने, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकाली है ताकि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसको तो इससे कंपेयर करते हैं, और जो दूसरी इक्वेशन होती है उसको इससे कंपेयर करते हैं। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और वो बराबर हो c1/c2 के, मतलब a1a2 की रेशो, b1b2 की रेशो और c1c2 की रेशो, ये तीनों रेशोस क्या हो, सेम हो। तो इस केस में ये जो हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होता है इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। इनका क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन a1/a2 किसके बराबर होता है, b1/b2 के, और वो बराबर होता है c1/c2 के। यहाँ पर a1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, और a2 क्या होता है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। b1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, और b2 क्या होता है, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। c1 पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, c2 दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे इससे काट दीजिए आगे, 1/2 = a - 4/a - 1, और ये 2b + 1/5b - 1। क्लियर है? तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड रेशो को कंसीडर करेंगे। फॉर द वैल्यू ऑफ a टेक फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो। तो देखिए क्या आएगा, 1/2 = a - 4/a - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इधर ले आओ, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। क्लियर है? अब देखिए फॉर द वैल्यू ऑफ b, टेक सेकेंड एंड थर्ड रेशियो। सेकेंड एंड थर्ड मतलब आप फर्स्ट और थर्ड ले लो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगी ना, क्योंकि फर्स्ट में कोई भी वो नहीं है ना, ए और बी नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म है। तो ये आएगा 1/2 = 2b + 1/5b - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5b - 1 = 4b + 2। तो इसे इधर ले लीजिए, तो b से कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर a तो आ जाएगा 7 और b आ जाएगा 3।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है। देखिए इसमें उन्होंने कहा है हमें के की वैल्यू निकालनी है अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो, सही, एंड नो सॉल्यूशन हो, मतलब दो पार्ट है। पहले में हमें के की वैल्यू निकालनी है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरे केस में हमें के की वैल्यू निकालनी है फॉर नो सॉल्यूशन, सही। तो इसका तरीका देख लो क्या होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को किससे कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरी इक्वेशन को a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 नहीं होता बराबर किसके, b1 अपॉन b2 के, तो उस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। और अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, और वो नहीं होता है बराबर c1 अपॉन c2 के, तो उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। तो देखिए, अच्छा इस 15 को -15 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 15 आ जाएगा ना। तो अब देखें यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में हम लेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होगा किसके, b1 अपॉन b2 के। तो यहाँ पे a1 कितना दे रखा है आपको 1, a2 कितना दे रखा है 3, b1 क्या दे रखा है 2, b2 कितना दे रखा है k। ये कितना आ जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब k की वैल्यू अगर आप 6 ना लो, 6 के अलावा कुछ भी ले लो, k क्या है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 6 है, मतलब k की वैल्यू आपको 6 नहीं लेनी, 6 के अलावा जो मर्जी k की वैल्यू ले लो, उन सब के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखी है उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। ये मतलब होता है नॉट इक्वल टू 6 का, 6 के अलावा कोई भी रियल वैल्यू ले लो। अब देखिए सेकंड है नो सॉल्यूशन। तो देखिए फॉर नो सॉल्यूशन, हाँ जी, नो सॉल्यूशन में बताइए क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, और वो नहीं होता बराबर किसके, c1 अपॉन c2 के। क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यूनिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें c1 c2 का कोई रोल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है। अच्छा a1 कितना दे रखा है आपको 1, a2 3, b1 कितना दे रखा है 2, b2 कितना दे रखा है k, c1 दे रखा है 5, c2 दे रखा है 50। क्लियर है बच्चों। अब देखिए पहले इसको ले लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, तो k किसके बराबर आ गया 6 के, k किसके बराबर आ गया 6 के। अच्छा अब देखिए फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रेशो, यहाँ क्या देखा है 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 15। क्लियर है। तो कितना रहेगा बच्चों, k इज नॉट इक्वल टू 6। सही। देखो पहली दो रेशो से हमारे पास आ रहा है k की वैल्यू 6 होगी, और लास्ट दो रेशो से आ रहा है कि k की वैल्यू 6 नहीं होगी। क्लियर है। तो बताओ ये साइमल्टेनियसली हो सकता है क्या, साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकता ना। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, k की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दो, उसके लिए ये नो सॉल्यूशन नहीं रिप्रेजेंट करेगा।
मतलब k की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिससे कि ये नो सॉल्यूशन बन जाए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा देखिए नॉर्मली होता क्या है, जब आप इसे सॉल्व करते हो ना तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है इक्वल टू में वो इससे डिफरेंट होती है जो नॉट इक्वल टू में आती है। मान लीजिए यहाँ के k इज इक्वल टू 6, यहाँ के k इज नॉट इक्वल टू 3, तो हम क्या लिख देते हैं k इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर है। सही है? कई बार ऐसे भी होता है, यहाँ से दो आंसर आ जाते हैं, k की वैल्यू एक तो 6 आ गई, एक आ गई -6 इक्वल टू में, और यहाँ पे आ रहा है k इज नॉट इक्वल टू 6, तो ऐसे में हम क्या आंसर लेंगे, k इज इक्वल टू -6 लेंगे। आगे बात समझ? वैसे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, तो आप क्या लिखोगे, नो रियल वैल्यू ऑफ k विल मेक अबाउट सिस्टम ऑफ इक्वेशन सही हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर है? या आप ऐसे लिख देना, नो रियल वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट सही फॉर नो सॉल्यूशन, ऐसे लिख देना। अब देखिए इसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है। ये कहता है इफ 3 times the larger of two number is divided by the smaller। सही? इसमें आप एक लार्जर नंबर ले लीजिए और एक स्मॉलर नंबर ले लीजिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x एंड लार्जर नंबर इज इक्वल टू y। सही? एक बार इसको देख लो। अब देखिए कंडीशन 1 में इन्होंने क्या कहा है, 3 times the larger of two number, ये दो नंबर दे रखे हैं, इसमें जो लार्जर नंबर है इसका 3 टाइम्स। जब इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, स्मॉलर से, वी गेट कोशेंट 4। तो कोशेंट इस केस में क्या आता है 4 और रिमाइंडर क्या आता है 3। रिमाइंडर क्या आता है 3। क्लियर है? अच्छा अब देखिए कंडीशन 2 में, कंडीशन 2 में इन्होंने कहा है ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन, इसको हम लार्जर से डिवाइड करते हैं, वी गेट कोशेंट 5। तो इस केस में कोशेंट क्या आता है 5 और 1 क्या आता है, रिमाइंडर आता है। क्लियर है? तो ये कंडीशन आप पहले समझ लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो चैप्टर 1 में है। देखिए यहाँ पर अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हो, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये जो डिविडेंड होता है ये किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। तो 3y किसके बराबर आ गया, 4x प्लस 3 के। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। क्लियर है? देखिए इसमें लगता है आपके पास दो नंबर है, एक लार्जर एक स्मॉलर है, तो स्मॉलर को मैंने x मान लिया, लार्जर को y मान लिया। अब वो कहते हैं अगर लार्जर का 3 टाइम्स को आप स्मॉलर से डिवाइड करते हो तो 4 तो कोशेंट आता है, 3 रिमाइंडर आता है। सही? तो इसमें हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे। वो क्या कहता है
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा अब इसमें लगाते हैं, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। सही, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, इसको इधर ले जाइए, माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इन्हें आप सॉल्व कर दोगे तो अपने आप ही जो है x और y की वैल्यू आ जाएगी। इसे बच्चों सॉल्व कर लेना, तो इसमें बड़ा नंबर तो 25 आ रहा है, स्मॉलर कितना आ रहा है 18, मतलब y तो 25 आएगा और x कितना आएगा 18। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने फादर और सन के बारे में बता रखा है। इसमें इन्होंने कहा है अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, कि फादर की जो प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है उसके बेटे की एज की। नेक्स्ट वो कहते हैं 12 ईयर टाइम्स, इन 12 ईयर टाइम्स मतलब 12 साल में ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, तो वो अपने बेटे की एज का क्या होगा ट्वाइस हो जाएगा। तो हमें क्या करनी है, दोनों की प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। सही, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है वो तो x ईयर्स है एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो y ईयर्स है। सही, अब देखिए आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ फादर क्या होगी बच्चों, अभी फादर x ईयर्स का है तो 12 साल बाद कितना होगा x प्लस 12 ईयर्स का। सही, और नेक्स्ट सन जो है अभी y ईयर्स का है तो 12 साल बाद उसकी एज क्या होगी y प्लस 12 ईयर्स। अब देखिए कंडीशन वन में उन्होंने कहा है ये तो फादर की एज है प्रेजेंट एज, ये सन की प्रेजेंट एज है, इनमें कौन बड़ा है, फादर बड़ा है, कितना 3 टाइम्स है वो किसकी, सन की एज का। सही, तो हम इसमें ना कंपैरिजन कर लेते हैं, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये कितना बड़ा है 3 टाइम्स, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए कंडीशन 2, कंडीशन 2 में उन्होंने कहा है 12 साल बाद फादर की एज क्या होगी x प्लस 12 ईयर्स और बेटे की y प्लस 12 ईयर्स। क्लियर है, अच्छा बड़ा तो फादर ही होगा, ऑब्वियस बात है। अब ये कितना बड़ा है फादर,
अब ये ट्वाइस है, तो हम क्या करेंगे, छोटे में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि वो इसके बराबर आ जाए। क्लियर है? तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, x + 12 = 2y + 24, इसे ले लीजिए x - 2y = 12, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। सही है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ ये x - 3y = 0 और यहाँ पर x - 2y = 12, तो सीधा साइन चेंज कर दीजिए आप, तो कितना आएगा बच्चों, -y = -12, तो y तो आ गया 12, यहाँ निकाल लेना, x आ गया 36। सही कर लोगे तो? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में उन्होंने कहा है, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर ₹1520। इसमें उन्होंने कहा एक मैन है, उसने एक तो चेयर बेची है और एक टेबल बेची है, कितने में, 1520 रुपीज में। अब वो कर क्या रहा है, वो 25% तो इस पे प्रॉफिट कमा रहा है चेयर पे, और टेबल पर कितना कमा रहा है, 10% प्रॉफिट कमा रहा है। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है? इसमें कहता है एक पर्सन है, उसने चेयर बेची 25% प्रॉफिट पर, मतलब जितने में उसने खरीदी थी उसका 25% बढ़ाकर उसने चेयर को बेच दिया, और टेबल बेची उसने 10% प्रॉफिट पर। सही है, मतलब जितने में उसने टेबल खरीदी थी उसका 10% बढ़ाकर उसने टेबल को बेच दिया, तो इसमें उसको कितने रुपए मिले हैं, 1520 रुपए में उसने दोनों चीजें बेची है। अच्छा, अब वो कहते हैं बाई सेलिंग टुगेदर फॉर ₹1535, अगर मान लीजिए इन दोनों को वो 1535 रुपीज में बेचता है, और चेयर पे तो कमाता है 10% का प्रॉफिट, और टेबल पे कमाता है 25% का प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है, दोनों की कॉस्ट प्राइस जो है वो बतानी है, क्या होगी, दोनों की कॉस्ट प्राइस बतानी है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस पैसे पे वो चेयर और टेबल को खरीद रहा है। सही, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर, वो तो ₹X है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल, इसे आप मान लीजिए ₹1। अब देखिए कंडीशन 1, उसने चेयर खरीदी कितने की है बच्चों, X रुपए की खरीदी है, और इस पे कितने प्रॉफिट कमाया उसने, 25%, मतलब X का 25% वो निकालेगा और प्राइस में जोड़ देगा, तो इतने की बेची है उसने एक चेयर। X रुपए की उसने एक चेयर खरीदी, इसका 25% निकाल कर इसमें जोड़ दिया, इतने में उसने बेची है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है जितने में खरीदी, ये एक का सेलिंग प्राइस है। अब नेक्स्ट, उसे टेबल कितने में खरीदी थी, Y रुपीज में, इसमें कितना प्रॉफिट कर रहा है, 10%, ये किसके बराबर आ गया, 1520 के। क्लियर? अच्छा, इसे थोड़ा शॉर्ट में कर दूं,
ये 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, 100 इधर चला जाएगा, तो 100x प्लस 25x कितना आएगा 125x अपॉन 100। क्लियर है? ये थोड़ा मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर 1 और 100 का एलसीएम क्या आ जाएगा 100, 100 इधर चला जाएगा, 100y प्लस 10y कितना आ जाएगा 110y। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई 125x प्लस 110y इज इक्वल टू 1520 के बाद 00। क्लियर है बच्चों? तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। कंडीशन 2 देखिए, अब वो उल्टा कर रहा है। उल्टा मतलब चेयर पे तो 10% का प्रॉफिट कर रहा है और टेबल पर 25% का प्रॉफिट कर रहा है। इसमें एक चेयर और एक टेबल कितने की बेच रहा है वो 1535 रुपीज़ की बेच रहा है। तो अब देखिए कॉस्ट क्या है चेयर की x रुपीज़, इसमें कितना कमाएगा वो 10%। टेबल कितने की खरीद रहा है वो y रुपीज़ की, उसमें कितना कमा रहा है वो 25%। तो ये जुड़कर कितना आ जाएगा बच्चों 1535 के। क्लियर है? अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा 110x अपॉन 100 प्लस 125y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1535। क्लियर है? अब ये 100 को इधर ले जाइए, ये आएगा 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 153500। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? अच्छा सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये ना थोड़ी अलग सी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ y के बराबर है। पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ y दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर है। तो इसमें एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, एक बार तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, उसको सिंपलेस्ट रेशो में तोड़ दो, फिर दूसरी बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो और उसको सिंपलेस्ट रेशो में तोड़ दो, तो उससे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। वो काफ़ी आसान होगी सॉल्व करने में। क्लियर है? अच्छा अगर आप सीधा इसमें एलिमिनेशन लगाने बैठ गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन इसकी, क्योंकि पहले इतने बड़े बड़े नंबर हैं, फिर इनको इतने बड़े नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ा नंबर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसे तरीका देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कितना आएगा बच्चों 125 और 110 कितना होगा बताओ 235 ना, 235x। अब इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 235y और ये 152 के बाद 3 जीरो और ये 1535 के बाद 2 जीरो, इन्हें ऐड करता हूँ कितना 0 0 5 5 3 0 5 5 0 0। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 235 से डिवाइड कर देंगे और ये ना जरूर डिवाइड हो रहा होगा। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक होगी। अब देखो इसको हम करते हैं 235 से डिवाइड, तो 235 बन जाए कितना होता है 235 कितना आएगा 0, 10 में से 3 गया 7 और ये 5, अब ये चला जाएगा 3 जा 705। तो अब बच्चों बचा गया हमारे पास केवल 2 जीरो बच गए ना। तो इसे अगर आप 235 से डिवाइड करते हो तो इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1300। सही? अब देखो ये काफी छोटी इक्वेशन है ना। अच्छा एक बार आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर लोगे फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट ई गेट। क्लियर है? तो इसमें देखो 125 में से 110 जाएगा तो कितना आएगा 15x, 110 में से 125 जाएगा तो माइनस का 15y और इसमें से इसे करिए माइनस
तो कितना आएगा, पहले तो डबल जीरो आ जाएगी, फिर ये आ गया 0 0 5 1 है ना, 1500 आ जाएगा किसका, माइनस का। क्लियर है? अच्छा अब इसे कर दीजिए 15 से डिवाइड, ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 100। ये बन गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो इससे x तो 600 आ रहा होगा और y आ रहा होगा 700। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ दे रखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1300, यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 100, सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x कितना आ गया, 1200, तो x आ गया 600। क्लियर है? अब पुट x इज इक्वल टू 600 इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो x को रख दो यहाँ पे 600, तो y कितना आ जाएगा, 700 है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है, ये शायद आपका ना एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, फिर भी कर लो, ये क्योंकि अलग सा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 46 में, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। इन्होंने कहा 2 पर्सन है, उनकी जो इनकम की रेशियो है वो तो 9:7 है, और उनके जो एक्सपेंडिचर की रेशियो है वो 4:3 है, और दोनों कितना सेव कर रहे हैं, दोनों जो है 200 रुपीज पर मंथ जो है सेव कर रहे हैं। तो उनकी हमें जो है मंथली इनकम बतानी है। देखिए 2 पर्सन हैं, उनकी इनकम की जो रेशियो है वो 9:7 है, और एक्सपेंडिचर की जो रेशियो है 4:3 है, और सेविंग जो है वो दोनों की 200 है। सही? तो आपको बताना है इन दोनों की मंथली इनकम क्या होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे, लेट मंथली सेविंग्स ऑफ 2 persons। सही है? क्या होगा वो, ₹9x एंड ₹7x। ऐसी तो मानेंगे ना, जब भी आपको रेशो दी होती है, रेशो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है? एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 persons, ये हम क्या मान लेते हैं बच्चों, इसकी रेशो हम x नहीं मानेंगे, इसकी रेशो क्या मानेंगे, y। तो वो आ जाएगा ₹4y एंड ₹3y। क्लियर है? अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पहले का वो है मंथली इनकम, ये उसका एक्सपेंडिचर है, इनका जो डिफरेंस होता है वही तो सेविंग होता है। सही है? इतनी उसकी इनकम है, इतना उसका एक्सपेंडिचर है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगी, उसकी सेविंग होगी। अब आप आ जाइए दूसरे पे, दूसरे की इनकम कितनी है, 7x, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 3y। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, 200 होगा। क्लियर है? अच्छा एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में दोनों की सेविंग 200 रुपीज है, जरूरी नहीं है दोनों की सेविंग सेम दी हो, क्वेश्चन में अलग अलग भी दे सकते हैं, कि इसकी सेविंग 200 है, उसकी 400 है, कुछ भी दे सकते हो। सही? तो ये ध्यान रखना। तो ये इक्वेशन तो आगे बनानी दोनों, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। सही? तो x को अगर आप यहाँ रख दोगे तो दोनों की इनकम आ जाएगी, और अगर y को यहाँ रख दोगे
तो दोनों का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। पूछा क्या उन्होंने? पूछी उन्होंने सिर्फ इनकम है, मतलब आपसे 9x और 7x की वैल्यू उन्होंने सिर्फ पूछी है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो क्वेश्चन नंबर 45 की तरह ही है, मगर क्वेश्चन नंबर 45 में ना वो हर बार प्रॉफिट में ही बेच रहा था सामान को अपने, मगर 47 में लॉस भी दे रखा है। तो इसकी इक्वेशन बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ, सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में उन्होंने कहा है ऑन सेलिंग अ टी सेट, एक पर्सन है वो टी सेट को जो है वो 5% लॉस पर बेचता है और लेमन सेट को वो बेचता है 15% गेन पर। क्लियर है? अच्छा, ऐसे में उसको 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। ऐसे में उसको क्या होता है? 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। सेकंड, इफ ही सेल्स द टी सेट एट, अगर वो टी सेट को बेचे 5% गेन पर और लेमन सेट को बेचे 10% गेन पर, तो उसको 13 रुपए का फायदा होता है। तो उसको क्या होता है? 13 रुपए का फायदा होता है। तो आपको जो है यहाँ पर एक्चुअल प्राइस जो है टी सेट का और लेमन सेट का बताना है। क्लियर है? तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले लेट करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट जो है वो ₹X है एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट जो है वो कितना है? ₹Y। क्लियर है? अब देखो कंडीशन 1, ये थोड़ी सी अलग है बच्चों, ध्यान रखना। वो टी सेट को 5% लॉस पर बेच रहा है। टी सेट लिया कितने का था उसने? X रुपए का, इसको 5% लॉस पर बेच रहा है, तो यहाँ मैं माइनस लगाऊंगा ना, सही? लॉस करता है तो माइनस, प्रॉफिट करता है तो प्लस। तो इतना उसने लॉस में बेचा। अब वो क्या कर रहा है? लेमन सेट को बेचता है 15% गेन पर। लेमन सेट कितने का है? ₹Y का। तो ये उसको गेन हो गया, ये उसको लॉस हो गया। नेट रिजल्ट क्या रहा? कि उसको 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये उसको घाटा पड़ गया, ये उसको प्रॉफिट हो गया। नेट रिजल्टेंट क्या है कि 7 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 100, तो कितना आएगा? -5x + 15y = 7, -5x + 15y = 700। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। कंडीशन 2 देखिए, यहाँ पर वो क्या करता है? टी सेट को तो 5% गेन पर बेच रहा है और लेमन सेट को 10% गेन पर बेच रहा है, तो दोनों को ही हम प्लस करेंगे। यहाँ उसको कितने रुपए मिलते हैं? 13 रुपए प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 100, तो आएगा 5x + 10y = 30, तो 5x + 10y = 1300। कर लेंगे सॉल्व इसको तो। तो x और y जो आएगा वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा किसका? टी सेट का और लेमन सेट का रेस्पेक्टिवली।